इंडियन पुलिस फोर्स को पकड़ना है उस आतंकवादी को जो इंडिया में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहा है अलग अलग शहरों में। क्या पुलिस इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को पकड़ पाएगी? जानेंगे आज की कहानी में, जो है 2024 में रिलीज हुई रोहित शेट्टी की मास्टरपीस थ्रिलर वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली को दिखाते हुए, जहां एक मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसके बाद का मंजर बहुत ही भयानक था। बहुत लोग घायल हुए थे, काफी लोग मरे थे। फिर वहां पर आईपीएस ऑफिसर डीसीपी कबीर मलिक पहुंच जाते हैं अपने पुलिस फोर्स के साथ, और उसकी नजर जाती है सामने एक बच्चे पर जिसके झोले में कुछ तो था, जिसके वजह से वो लोग अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। फिर कहानी जाती है 2 घंटे पहले, दिल्ली के अशोक बाग मार्केट में एक जोरदार बॉम्ब ब्लास्ट होता है। फिर कबीर मलिक को देखते हैं जो अपने पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर काम पर जाने के लिए रेडी हो जाता है, और उसकी माँ रुखसाना कहती है कि तू यूनिफॉर्म में कितना हैंडसम लगता है, हमेशा यूनिफॉर्म पहना कर। कबीर दिल्ली पुलिस रेजिंग डे के लिए निकलता है और वो अपनी पत्नी रश्मि को भी याद कर रहा था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो नाश्ता करने बैठने ही वाला था, तभी उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है टेररिस्ट अटैक के बारे में कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। इसके बाद हम कमिश्नर ऑफ पुलिस विक्रम बख्शी को देखते हैं, जो अपनी पत्नी श्रुति और अपने बेटे आयुष के साथ रहता है। आयुष अपने पापा से पूछता है कि आज आपने यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है, तो विक्रम अपने बेटे को बताता है कि आज दिल्ली पुलिस रेजिंग डे है। 75 साल पहले दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिश हुआ था। तभी उसे कबीर का कॉल आता है, जो उसे टेररिस्ट अटैक के बारे में बताता है। विक्रम जाने से पहले अपनी पत्नी श्रुति से कह देता है, आयुष को स्कूल मत भेजना और तुम भी घर से बाहर मत जाना। तो वहीं दूसरी तरफ 2 बच्चों को इंडिया गेट के सामने एक बेंच के नीचे से बॉम्ब मिलता है। वो लोग इस बारे में सामने पुलिस ऑफिसर को बताते हैं और इंडिया गेट में बॉम्ब मिलने की खबर विक्रम को लग जाती है। तो वही कबीर बाजार में उस लड़के से पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो लड़का कहता है कि उसने उस आदमी को देखा जो ये बॉम्ब लेकर आया था, और उसने कुछ तो डस्टबिन में डाला था। कबीर अपने साथी राणा से कहता है, इस बच्चे को लेकर जाओ और उस आदमी का स्केच बनवाओ। इंडिया गेट पर विक्रम पहुंच जाता है और उस बच्चे के हाथ में बॉम्ब था। उस बच्चे को लग रहा था कि अगर वो इस बॉम्ब को नीचे रखेगा तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। बॉम्ब स्क्वाड को भी आने में थोड़ी देरी होने वाली थी, इसलिए विक्रम रिस्क उठाकर उस बच्चे के पास जाता है और बॉम्ब को ले लेता है। और शुक्र है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता। वो बच्चा वहां से भाग जाता है अपनी जान बचाकर। फिर आखिर में वहां बॉम्ब स्क्वाड पहुंच जाती है और बॉम्ब को सक्सेसफुली डिफ्यूज कर दिया जाता है। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद दिल्ली में एक और जगह ब्लास्ट होता है। इसके बाद हम एक न्यूज चैनल के हेड ऑफिस में एम्प्लॉयज को मीटिंग करते हुए देखते हैं, और उन्हें एक मेल आता है और इन सीरियल ब्लास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी IM यानी कि इंडिया मुजाहिदीन नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ली है, और टोटल 6 ब्लास्ट होने वाले हैं। इसलिए वो लोग तुरंत लाइव जाते हैं और इस खबर को ब्रॉडकास्ट करते हैं और सभी को आगाह कर देते हैं कि 6 बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, सभी लोग अपने घर के अंदर ही रहें। दौलतगंज में एक ब्लास्ट होता है। दूसरी तरफ इंद्रलोक हॉस्पिटल में हम देखते हैं, वहाँ कबीर मलिक पहुंच जाता है और उसी हॉस्पिटल के कैंपस में एक बॉम्ब मिलता है एक गाड़ी के अंदर। वो डॉक्टर बताती है कि अभी भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर है, इसीलिए रिस्क लेकर कबीर उस गाड़ी के करीब जाता है, लेकिन वो देखता है कि दरवाजा खोलने से कुछ भी हो सकता है। इसके बाद वो एक पुलिस ट्रक को लेकर उस गाड़ी को ढकेलते हुए आगे ले जाता है और उस गाड़ी को कैंपस के बाहर कर देता है, और वहां वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद कबीर और विक्रम दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में सारे पुलिस वालों को कह देते हैं, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता कोई घर नहीं जाएगा। कबीर और विक्रम तौफिक नाम के आदमी को पकड़ते हैं और उसे पूछते हैं कि आज जो ब्लास्ट हुआ उसके बारे में वो क्या जानता है। वो कहता है वो कुछ नहीं जानता। फिर जैसे ही वो उसे मारने ही वाले थे, तौफिक बताने लगता है 3 हफ्ते पहले कुछ लड़के यूपी बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली आए थे, और वो लड़के फिरोजा नगर में रह रहे हैं, और वो उन लड़कों के बारे में और कुछ नहीं जानता। DGP जयदीप बंसल हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं और विक्रम और कबीर उन्हें बताते हैं बॉम्ब ब्लास्ट का पैटर्न बिल्कुल मुंबई और अहमदाबाद के अटैक जैसा है। दिल्ली का बॉर्डर सील कर दिया गया है और CCTV फुटेज स्कैन किया जा रहा है, और एक ईमेल भी आया है उसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। जयदीप पूछते हैं क्या उन्हें इस बारे में पहले कुछ नहीं पता था। विक्रम कहता है कि गुजरात के ATS को पहले से पता था कि अगला टारगेट दिल्ली होने वाला है, और वो लोग रिपब्लिक डे में अलर्ट थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो लड़का जो स्केच बनवाता है और उन्हें पता चल जाता है कि आखिर इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे है कौन, और उन्हें बस अब इस आतंकवादी को ढूंढना है। उसका नाम है हैदर। देखते हैं कि वो पुरानी दिल्ली में एक भाड़े घर में रहता है, और उस भाड़े घर का जो मालिक है उसकी लड़की नफीसा उसके कमरे में आती है, और दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। हैदर किसी काम के लिए निकलता है, तो घर का मालिक मतलब कि नफीसा के पापा सईद हैदर से पूछते हैं कि आखिर उसका प्लान क्या है। हैदर कह देता है कि कुछ दिन में काम हो जाएगा, मतलब कि हैदर एक आतंकवादी है और वो इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है, और सईद भी उसकी मदद कर रहा है। इसके बाद पुलिस मीडिया
कॉन्फ्रेंस करती है और वो पब्लिक लोगों से आग्रह करते हैं कि अगर किसी के पास भी बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो हेल्पलाइन में फोन करके बताने। एक रिपोर्टर पूछता है कि दिल्ली पुलिस रेजिंग डे के दिन बॉम्ब ब्लास्ट होना क्या इंडियन मुजाहिदीन दिल्ली पुलिस को चैलेंज दे रही है। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। कबीर अपनी पत्नी रश्मि के साथ था और कबीर अपनी पत्नी से किसी चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता था। अब वो एक टॉपिक को अवॉइड कर रहा था और हमें पता चल जाता है कि रश्मि को एक जानलेवा बीमारी है, लूपस, जिसके वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कबीर रश्मि को बहुत मिस करता है और रुखसाना भी। कबीर अपनी माँ से पूछता है कि डैड के जाने के बाद उसने सब कुछ कैसे संभाला। उसकी माँ कहती है जब सब कुछ टूट जाता है तो खुद को और उन टुकड़ों को संभालना पड़ता है। एविडेंस वेयरहाउस में ब्लास्ट हुए चीजों को लाया जाता है और जयदीप बताते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट में 250 मासूमों की जान गई है। अब वो विक्रम से कहते हैं कि कुछ भी करो उन आतंकवादियों को ढूंढ निकालो। इसके बाद वहां पर गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड से चीफ तारा शेट्टी पहुंच जाती है और उसके और विक्रम के बीच थोड़ी कहासुनी हो जाती है क्योंकि तारा कहने लगती है कि उसने पहले ही कह दिया था कि दिल्ली अगला अहमदाबाद बन सकता है। तारा कहती है वो मदद के लिए तैयार है लेकिन बदले में उसे यहाँ के पुलिस फोर्स से कोऑपरेशन की जरूरत होगी, खासकर विक्रम से। कबीर विक्रम और तारा बात कर रहे होते हैं और तारा कबीर से कहने लगती है कि तुम्हारे बारे में मैंने सुना है, तुम काफी गर्म दिमाग के हो। तुम्हारा सीनियर विक्रम है तो जूनियर का तो क्या ही बात करें। इस पर उल्टा विक्रम उसे कुछ कहने लगता है तो तारा कहती है गुस्सा कम कर, हम अब एकेडमी वाले नहीं रहे। अब फालतू के बातचीत के बाद वो लोग काम पर ध्यान देते हैं और तारा उन लोगों को बताती है कि अहमदाबाद में रहने वाले एक मकान मालिक को उसके घर में रहने वाले 4 लड़कों पे शक हुआ था। पहले तो सिर्फ शक हुआ था लेकिन जब ब्लास्ट हुआ तो वो लड़के वहां से गायब हो गए और उनका शक यकीन में बदल गया और उनके रूम में बम बनाने का सामान मिला था और उन्हें एक नंबर भी मिला जिसे वो ट्रेस करते हैं और यही नंबर दूसरी बार दिल्ली में इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए उन्हें लगा कि दिल्ली खतरे में है। उनके पास और कोई जानकारी नहीं है सिवाय इस नंबर के और लैंडलॉर्ड के बनाए गए स्केच पर, लेकिन ये स्केच उस छोटे लड़के के बनाए गए स्केच से मैच नहीं करता। जिस पर तारा कहती है हो सकता है ये दोनों एक ही साथ काम कर रहे हों। हैदर 4 लड़कों से मिलने के लिए जाता है और उन्हें कहता है कि रफीक भाई मिशन के सक्सेस से बहुत खुश है। एक और लड़का है शादाब, लेकिन वो आराम कर रहा था, उसे बुखार है। तारा को जो स्केच मिला है वो शादाब का ही है और यहाँ ये भी पता चलता है कि हैदर का असल नाम जरार है। शादाब रो रहा था इसलिए जरार यानी कि हैदर बाकी लोगों से कह देता है कि शादाब का फोन ले लेने के लिए, क्योंकि कमजोर लोग गलती कर बैठते हैं जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस कई सारे हार्डवेयर दुकान में जाकर पूछताछ करने लगते हैं और उन्हें अब्दुल के बारे में पता चलता है, वो भी सीसीटीवी कैमरा से, जो हार्डवेयर के दुकानों से बहुत ज्यादा सामान खरीद रहा था और वो अब हलवाई बनकर रह रहा है। जब वो अब्दुल को पकड़ लेते हैं तो उससे पता चलता है कि वो एक दूसरे मिठाई दुकान में काम करता है, नाज स्वीट्स, और उस दुकान के मालिक खान साहब ने अब्दुल को भेजा था हार्डवेयर दुकान संभाल लाने के लिए ताकि डायरेक्टली खान साहब पर शक न हो। नफीसा अपने भाई मोइन के साथ घर जा रही थी लेकिन उसका स्कूटर खराब हो जाता है, तभी वहाँ हैदर आता है और स्कूटर को धक्का देता है तो वो चलने लगता है। नफीसा हैदर को पसंद करती है पर हैदर उसे कहता है कि अब उसे यहाँ से जाना होगा क्योंकि यहाँ उसका काम हो गया है, लेकिन नफीसा अगर उसे बुलाएगी तो वो जरूर आ जाएगा। कबीर और विक्रम एक रेस्टोरेंट में होते हैं और कबीर याद करता है कि उसकी पत्नी रश्मि इस रेस्टोरेंट में आती थी खाना खाने के लिए क्योंकि ये उसका फेवरेट रेस्टोरेंट था और वो उसे बहुत मिस करता है। विक्रम उसे संभालता है और कहता है कि मेरी माँ कहा करती थी कि जो लोग जल्दी चले जाते हैं उन्हें भुलाने में काफी मुश्किल होती है। वो कबीर से कहता है कि मिशन खत्म हो जाने के बाद तुम्हें ब्रेक लेने की जरूरत है। फिर वो तारा के बारे में बात करते हैं और विक्रम यहाँ बताता है कि तारा है तो बहुत अच्छी ऑफिसर और वो मेरे बैच से थी। एकेडमी में वो दोनों एक साथ ही थे और उन दोनों के साथ जगताप नाम का एक और ऑफिसर भी था जो अब रॉ के लिए काम करता है। जगदीप वहाँ पर आते हैं और वो तीनों खाना खाने के लिए बैठते हैं और विक्रम उन्हें बताता है कि बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड नाज स्वीट वाला खान साहब हो सकता है। कबीर कहता है कि ये दुकान जरूर वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए चलाते हैं, अंदर से कुछ और ही काम होता है। दिल्ली यूपी बॉर्डर से हैदर रफीक भाई को कॉल करता है और दोनों मिशन कामयाब होने पर काफी खुश थे। रफीक कहता है पैसे पहुंच जाएंगे। हैदर ईरान जाने का सोच रहा था। रफीक भाई कहते हैं सही समय पर तुम लोग वहां जरूर जाओगे। घर आने के बाद हैदर नफीसा से बात करता है। नफीसा हैदर से उसके अम्मी अब्बू के बारे में पूछती है तो हैदर कहता है कि बचपन में एक हादसे के दौरान दोनों गुजर गए थे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में शादाब के घर में 2 लोग आते हैं और वो शादाब के अम्मी अब्बू से
कहते हैं कि आपका बेटा आपको हज भेजना चाहता है। अम्मी काफी खुश हो जाती है, लेकिन अब्बू कहने लगते हैं कि उसके बेटे ने तो कभी कॉल ही नहीं किया इस बारे में। शादाब क्या काम करता है उन्हें ये भी नहीं पता, इसलिए वो कह देते हैं कि वो उधार या चोरी के पैसे से हज नहीं जाना चाहते। अब वो दोनों असली में दिल्ली पुलिस के थे और घर पर लगे फोटो से वो कंफर्म कर लेते हैं कि उन्हें जो फोटो मिली है वो शादाब की है। कबीर और राना खान साहब को ढूंढ लेते हैं और वहाँ खड़े इंतजार कर रहे थे। तभी एक लड़का आता है और खान साहब से एक लिफाफा लेकर चला जाता है। कबीर खान साहब का पीछा करता है और राना उस लड़के का पीछा करता है। कबीर खान साहब को अरेस्ट कर लेता है और विक्रम खान साहब के पोते दानिश को स्कूल से बाहर निकलवाता है। और वो दूसरा लड़का जिसका राना पीछा कर रहा था वो जाकर हैदर से मिलता है और उस लड़के का नाम है सिक्कू और उस लिफाफे में पैसे होते हैं जो रफीक के तरफ से आया था, क्योंकि उन्होंने मिशन कंप्लीट कर लिया। खान साहब को इंट्रोगेशन के लिए लाया जाता है और उनके सामने उसका पोता भी था जो कई सारे सवाल पूछता है। खान साहब के सामने तस्वीर रखी जाती है और खान एक को पहचान लेता है जिसका नाम शादाब है। कहता है कि वो मेरे दुकान में डिलीवरी लेने आता था, वो दूसरे लड़के को नहीं पहचानता। विक्रम उससे पूछता है कि आखिर वो लोग खान से कांटेक्ट करते कैसे थे। खान कहता है कि वो लोग अलग अलग नंबर से कॉल करते थे। विक्रम पूछता है कि ये पैसे अगले प्लान के लिए होते थे या पिछले प्लान के लिए। खान कहता है आप पुलिस है, आप पता करिए। हैदर और सिक्कू रात में डिनर कर रहे होते हैं परिवार के साथ और वो कह रहा होता है कि कल वो यहाँ से चला जाएगा। उसका प्लान है ईरान जाने का, जहाँ वो खुद का बिजनेस करने का सोच रहा था। लेकिन नफीसा की माँ कहती है पहले निकाह करने के बारे में सोच। इसके बाद हैदर छत में नफीसा से कह देता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो उसे खुश भी रखेगा। और वो नफीसा से पूछता है क्या वो उससे शादी करेगी। वो मुस्कुराती है और कहती है सोचकर बताऊंगी। विक्रम कबीर को लेकर पहुंचता है अपने बेटे आयुष के बर्थडे पार्टी पर। दोनों काफी लेट हो गए थे, इसीलिए श्रुति दोनों को डांट लगाती है क्योंकि केक भी कट गया था। सिर्फ 2 पीस बचे हैं, एक कबीर खा रहा है और दूसरा तारा जो भी वहीं पर थी। तारा और विक्रम की अभी भी बिल्कुल नहीं जमती। शादाब और उसके बाकी साथियों को देखते हैं जो डिनर कर रहे थे। तभी वहां इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और लोग कैंडल खोजने में लग जाते हैं और ये मौका देखकर शादाब अपना फोन ऑन करता है जिससे अलर्ट दिल्ली पुलिस को लग जाती है और शादाब अपनी माँ को कॉल करता है। एक औरत अपनी बेटी फिजा को ढूंढ रही थी जो एक लड़के के साथ भाग गई है। वो पूछते पूछते उन्हीं आतंकवादी लड़कों के घर पहुंच जाती है और एक लड़का दरवाजा खोलता है, लेकिन वो कहता है कि वो इस लड़की को नहीं पहचानता। अब वो औरत असली में पुलिस ऑफिसर है और वो कबीर को जाकर बता देती है कि उसी घर के अंदर शादाब छुपा हुआ है। 3-4 लोग और भी हैं। अब वो लोग जैसे ही घर के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं, हैदर उन सभी लड़कों से मिलने के लिए आ जाता है और कहता है तैयार हो जाने के लिए। अब वो लोग अभी वहाँ से निकलने वाले हैं। विक्रम दरवाजा खटखटाता है, लेकिन हैदर उन्हें दरवाजा खोलने से मना करता है और वो खिड़की से बाहर देख लेता है कि पुलिस वहाँ पहुंच चुकी है। इसलिए वो लोग दरवाजे से ही फायरिंग करने लगते हैं और एक पुलिस वाला घायल हो जाता है। पुलिस और उनके बीच गन फायर शुरू हो जाती है और विक्रम उनमें से एक को मारने में कामयाब होता है, लेकिन वहां से हैदर भागने लगता है और विक्रम उसके पीछे जाता है। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और विक्रम उसका चेहरा देख लेता है और इस आदमी का चेहरा उसी बच्चे ने बनवाया था। घर के अंदर कबीर को शादाब मिल जाता है और बाकी लोग मारे जाते हैं। शादाब डर के मारे कोने में छुपा हुआ था। हैदर एक बच्चे को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है, इसलिए विक्रम अपना हथियार नीचे रख देता है और मौका देखकर हैदर उस बच्चे को छोड़ देता है और विक्रम पर गोली चला देता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया था और वो वहां से भाग जाता है। कबीर हैदर के पीछे जाता है और छत पर पहुंचकर हैदर को ढूंढकर उस पर गोली मारता है, लेकिन हैदर वहां से बच के निकल जाता है। गुस्से में कबीर शादाब को बहुत पीटता है और कबीर जो खुद मुस्लिम है वो उसे पीटते हुए कहता है कि तेरे वजह से पूरे कौम को शर्मिंदा होना पड़ता है। कबीर शादाब के घर पर फोन लगाने की बात करता है और कहता है बता अपने घर वालों को कि तू अपने बिजनेस में कितना तरक्की कर रहा है, बता पाएगा। राना जाकर कबीर को रोकता है और तारा गुस्से में आ जाती है, कहती है कि इतना बड़ा ऑपरेशन तुम लोगों ने चलाया और हम लोगों को तुमने बताया भी नहीं। जयदीप वहां जाकर दोनों को झगड़ने से रोकते हैं और राना बाहर आकर बताता है कि जो भाग गया था उसका नाम जरार है और बाइक में जो दूसरा आदमी था उसका नाम सिक्कू है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि विक्रम अब नहीं रहा। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां श्रुति बैठी हुई थी अपने मरे हुए पति के सामने और वो कह रही होती है कि गोली
लंग्स के पार चली गई थी। फिर वो याद करने लगती है कि कैसे वो दोनों पहली बार कॉलेज में मिले थे। श्रुति सोचती है कि अब वो अपने बेटे को ये बात कैसे बताएगी। आयुष तो अपने पापा का इंतजार कर रहा होगा। ये सब सुनकर कबीर से रहा नहीं जाता और वो बाहर जाकर रोने लगता है। दूसरी तरफ नफीसा और उसके परिवार को देखते हैं जो ये खबर सुन रहे थे कि शूट आउट में 4 आतंकवादी मारे गए। नफीसा और उसकी माँ बहुत खुश होती है, कहते हैं कि ऐसे लोगों को तो मरना ही चाहिए। लेकिन नफीसा के पापा शहीद थोड़े से टेंशन में थे। जरार यानी कि हैदर और सिक्कू ट्रेन से भाग निकलते हैं और उनके साथ रफीक के साथ काम करने वाली एक औरत उनैजा होती है जो उन्हें रफीक से बात कराती है और रफीक भी जानता है कि उसके 4 लोग मारे गए और शादाब पकड़ा गया। वो जरार से कहता है कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, सही वक्त आने पर फिर से बात होगी। वो लोग पहुंच जाते हैं दरभंगा बिहार। विक्रम के मरने के वजह से जयदीप को सेंट्रल मिनिस्टर से काफी कुछ सुनने को मिलता है, इसलिए वो कबीर से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें थोड़ी ब्रेक की जरूरत है, मैं इस केस को संभाल लूंगा। कबीर बिना कुछ कहे जाने लगता है, लेकिन जाते जाते कहता है कि आपको भी पता है कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। दूसरी तरफ नफीसा को उसका हैदर कॉल करता है। एक फ्लैशबैक में जब दिल्ली पुलिस की तरफ से सभी पेड़ लगाने के लिए पहुंचे हुए थे तो वहां विक्रम भी था अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ। कबीर के साथ उसकी वाइफ रश्मि भी थी। सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर दोनों की पत्नियां और बच्चे चले जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए और विक्रम और कबीर आपस में बातें करते हैं और विक्रम पूछता है कि रश्मि की हालत कैसी है। कबीर कहता है फिलहाल ठीक है, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा। विक्रम कहता है रश्मि को देखो, वो बहुत खुश है और वो कबीर से कहता है तुम्हें भी खुश रहने की जरूरत है, एक ना एक दिन सभी को तो जाना ही है, मैं भी चला जाऊंगा, बस हम सब अलग अलग ऑर्डर में चले जाएंगे। प्रेजेंट में श्रुति कबीर से पूछ रही थी कि अब उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, अब वो सब कुछ कैसे संभालेगी। अपनी माँ की बात कबीर श्रुति से कहता है कि सभी टुकड़ों को संभाल कर जो बिखर जाते हैं। वो कबीर से उसके काम के बारे में पूछती है तो कबीर कहने लगता है कि उसे अब 9 to 5 जॉब मिल गया है, वो टाइम से घर जा पाता है, टाइम से खा पाता है। उसकी माँ भी खुश है। श्रुति पूछती है क्या तुम खुश हो। अब कहानी जाती है 1 साल के बाद। हैदर जो बिल में छुपा हुआ था वो 1 साल के बाद बाहर आ गया है। वो जयपुर में था। रफीक उसे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि अगले मिशन की तैयारी हो गई। जरार कहता है तैयारी अच्छी है, रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। रफीक पूछते हैं क्या तुम्हारी अभी भी नफीसा से बात होती है। जरार हकलाते हुए कहता है अभी तो बिल्कुल नहीं होती। रफीक कहता है ऐसा ही रहे तो बेहतर है। थोड़ी देर के बाद हैदर नफीसा को कॉल करता है और नफीसा बताती है कि वो अपने अब्बू से अपने और हैदर के बारे में बात कर चुकी है और उसके अब्बू निकाह के लिए मान भी गए हैं। हैदर भी खुश है, लेकिन वो कहता है कि उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए। अब शाम हो जाती है और वो मुस्कुराता है। तभी एक के बाद एक 5 बार जयपुर में बम ब्लास्ट होता है और अगले दिन कबीर सीरियल ब्लास्ट की खबर न्यूज में देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि जरार वापस आ चुका है। कबीर तुरंत जयपुर पहुंचता है और अपने पुराने साथी राकेश से मिलता है। राकेश बताता है कि ब्लास्ट के 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई लीड नहीं है। कबीर कहता है कि उसे किसी पर शक है, लेकिन उसे राकेश की मदद चाहिए कंफर्म होने में। आखिर में नफीसा की शादी हैदर से हो जाती है और दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि अब वो दोनों एक साथ हैं। लेकिन तभी नफीसा उसे पूछती है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानती नहीं हूँ, सिवाय इसके कि तुम्हारे अब्बू बहुत पहले गुजर गए, मानना पड़ेगा। नफीसा ने काफी जल्दी नहीं कर दी ये सवाल पूछने में। खैर अब दोनों दरभंगा में ही खुशी खुशी रह रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ जयपुर में कबीर अपने साथी राकेश के साथ केस को क्रैक करने में लगा हुआ था। तभी उसे एक दिन जयदीप का कॉल आता है और उन्हें भी पता है कि कबीर दोबारा से इस केस पर काम करना शुरू कर चुका है और वो कबीर से कहते हैं कि तुम्हें यह प्रोटोकॉल तोड़ना नहीं चाहिए था। कबीर जयदीप से मिलने के लिए आता है और उसे अपना सारा रिसर्च दिखाता है और कहता है कि जयपुर में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें जरार का हाथ है और वो अब अपना अगला टारगेट ढूंढ रहा होगा। उनैजा जरार से मिलने के लिए आती है और उसे फोन देती है ताकि रफीक से वो बात कर पाए। रफीक कहता है कि यहाँ पर मतलब कि ईरान में तुम्हारे काम से सभी लोग बहुत खुश हैं। जरार कहता है कि वो जल्दी ईरान जाना चाहता है, मगर रफीक कहते हैं कि सब्र रखना, उनैजा तुम्हें जो कहती है वो करना। अब ये समझ लो कि ये तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है, इसके बाद तुम ईरान आ सकते हो। उनैजा जरार को एक नंबर देती है और कहती है कि ये आदमी तुम्हारी मदद कर देगा। रश्मि के फेवरेट रेस्टोरेंट में जयदीप कबीर को बताते हैं कि तुम्हारे केस फाइल को होम मिनिस्ट्री में भिजवाया गया है और उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ भेजना चाहता हूँ। इसलिए अगले दिन कबीर पहुँच जाता है अपने पुराने साथियों से मिलने के लिए। वहाँ वो राना से मिलता है और राना बताता है कि उनकी लीडर कोई और नहीं बल्कि तारा शेट्टी है। तारा
तारा कबीर से बात करते हुए कहती है कि तुम में एक्सपीरियंस है, लेकिन तुम पहले की तरह काम को बिगाड़ मत देना। कबीर कहता है कि मुझे बस जरार को पकड़ना है। तारा कहती है इसे पर्सनल मत बनाओ, लेकिन विक्रम सर का बदला लेने के लिए कबीर किसी भी हद तक जाएगा। हैदर मतलब कि जरार अपने नए मिशन के लिए निकलने वाला था, इसीलिए नफीसा थोड़ी सी नाराज थी, पर हैदर किसी तरह नफीसा का मूड ठीक करता है और वादा करता है कि वो वापस जरूर आएगा। अब गोवा में हैदर मतलब के जरार पहुंच जाता है अपने साथी सिक्कू के साथ, और वहां वो दोनों सईद से जाकर मिलते हैं, जिन्होंने दोनों के लिए एक अच्छा सा घर बुक करके रखा था। वहां और दो लड़के थे, इमरान और शोएब। फिर वो सभी मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि कैसे वो लोग गोवा में धमाके करेंगे, लेकिन सामान का पैसा वो लोग लाएंगे कैसे, इस बात की चिंता सईद कर रहा था। जिस पर जरार सिक्कू को वही कागज देता है और कहता है इससे मिलने के लिए ये आदमी सारा बंदोबस्त कर देगा। इमरान और शोएब बाहर निकलते हैं कुछ सामान लाने के लिए, लेकिन उनमें से एक की नजर जाती है एक फूल वाली पर। उसके बाद काम करने के बाद इमरान एक होटल में रुकता है और 5 लोगों के लिए खाना लेता है और उसके लिए पैसे भी देता है, जिस पर शोएब थोड़ा सा नर्वस लग रहा था। कबीर की माँ रुखसाना हेडक्वार्टर पहुंच जाती है कबीर को खाना देने के लिए। तारा कहती है हम दोनों एक ही टीम में काम करते हैं, मैं दे दूंगी। तभी वहाँ कबीर आ जाता है और अपनी माँ को तारा से मिलवाता है। रुखसाना कहती है कबीर तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है और वो तारा को डिनर पे बुलाती है। तारा कहती है बिल्कुल आऊंगी, मैं भी सुनना चाहती हूँ कि कबीर मेरे बारे में क्या कहता है। रुखसाना जाते जाते कहती है खाना शेयर करके खाना। फिर दोनों खाना खा रहे थे और तारा कहती है खाना वैसे काफी टेस्टी है। वो कबीर से कहती है कि तुम में मुझे विक्रम नजर आता है, और वो उसे पूछती है कि रश्मि के बाद तुमने मूव ऑन करने के बारे में नहीं सोचा। कबीर कहता है नहीं। वो तारा की बात दोहराता है कि सिंगल रहो मस्त रहो। कबीर तारा से पूछता है कि आपकी किताब कब आने वाली है। तारा कहती है कि ये जरार वाला चैप्टर खत्म हो जाए फिर आ जाएगी, और ये भी कहती है कि उस किताब में कबीर के ऊपर एक पूरा चैप्टर होगा। राणा वहाँ आता है और दोनों को तुरंत अंदर बुलाता है और कहता है कि गोवा नार्कोटिक्स गोल्डी नाम के आदमी पर हर सेकंड नजर बनाए रखे हुए हैं, और उन्हें पता चला है कि गोल्डी से मिलने के लिए एक आदमी आया था और ये कोई और नहीं बल्कि सिक्कू था। कबीर समझ जाता है कि सिक्कू गोवा में है तो जरार भी गोवा में होगा। इसके बाद कबीर, तारा और राणा गोवा पहुंच जाते हैं और वहाँ के पुलिस से पता चलता है कि गोल्डी फिशरीज कंपनी का मालिक है, लेकिन अपने कंपनी के पीछे वो एक इलीगल धंधा भी करता है। फिर वो लोग पहुंचते हैं गोल्डी से बात करने के लिए, लेकिन पहले तो उसके आदमी लोग पुलिस को गेट के अंदर जाने नहीं दे रहे थे। फिर कबीर अपने गाड़ी से गेट को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है और वो लोग गोल्डी से बात करते हैं और कबीर कहता है कि दिल्ली में जयपुर में सीरियल ब्लास्ट जो हुआ उसी के सिलसिले में उसे कुछ पूछताछ करनी है, लेकिन गोल्डी पूछता है कोर्ट ऑर्डर कहाँ है। तारा कहती है वो भी जल्दी आ जाएगा, तुम सिर्फ दिल्ली चलने की तैयारी करो। गोल्डी इतनी आसानी से नहीं मानता, जिसके बाद पुलिस और उन गुंडों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और मौका देखकर गोल्डी भागने की कोशिश करता है और वो एक बोट में चढ़ जाता है। कबीर उस बोट तक पहुंच जाता है और कई गुंडों से लड़ने के बाद उसका सामना गोल्डी से होता है जो काफी हट्टा कट्टा था, लेकिन किसी तरह वो गोल्डी को पकड़ने में कामयाब होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताता और उन्हें सोना देने के लिए तैयार था। गोल्डी को कुछ नहीं पता, जिससे तारा टेंशन में आने लगती है कि पता नहीं जरार का अगला टारगेट क्या होगा। कबीर कहता है कि उसका अगला टारगेट गोवा ही होगा, क्योंकि इस समय कई टूरिस्ट आते हैं और कार्निवल का भी समय चल रहा है। गोवा से अच्छा टारगेट उसे कुछ और नहीं मिलेगा। जरार जो गोवा पहुंच चुका है वो अपनी पत्नी नफीसा से बात कर रहा था फोन पर और अपनी पत्नी से ये कहते हुए माफी मांगता है कि वो फोन नहीं कर पाया क्योंकि वो थोड़ा बिजी था। नफीसा कहती है अगली बार से मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। जरार कहता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ये काम हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें दुनिया घुमाने के लिए ले जाऊंगा। जरार बम बनाता है और एक बैग में भर देता है। सईद से वो कहता है दिल्ली के लिए निकल जाने, और वो अपने साथी सिक्कू से कहता है मेरे लिए रेलवे स्टेशन पर 6 बजे तक इंतजार करना, अगर मैं नहीं आया तो निकल जाना। इसके बाद जरार एक आदमी से लिफ्ट लेता है और वो आदमी पूछता है कि तुम्हारे बैग में क्या है, बहुत भारी लगता है। जरार कहता है बैग में बम है, पूरा गोवा उड़ाने के लिए आया हूँ। वो आदमी इसे मजाक में लेता है। दूसरी तरफ पूरी पुलिस फोर्स आतंकवादी को पकड़ने के लिए निकलती है और उन्हें एक हार्डवेयर स्टोर में एक दूसरा लड़का देखने को मिलता है और उन्हें समझ आ जाता है कि जरार ने कुछ और लड़कों को अपने गैंग में शामिल किया है। तारा कबीर को उन लड़कों का फोटो भेजती है और उसी कैफे से उन्हें पता चलता है कि ये दोनों लड़के यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं। वो 5 लोगों के लिए खाना लेकर गए थे। तारा और राणा एक दूसरे कैफे में जाते हैं क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, वो उसे चेक करने वाले थे। दूसरी तरफ वही दोनों आतंकवादी जो जरार के साथ काम कर रहे थे वो कैफे में पहुंच जाते हैं अपना खाना लेने के लिए। तारा जिस रेस्टोरेंट में थी उसी रेस्टोरेंट में जरार बैठा हुआ था। तारा उसके पास जा ही रही थी कि कबीर को खबर मिलती है कि वो दोनों लड़के वापस से उसी कैफे में आए हैं, इसलिए तारा को भी वहां से निकलना पड़ता है। सिक्कू अपने एक बैग को एक भीड़ भाड़ वाले जगह में रख देता है, लेकिन
लेकिन वहाँ पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं बैग को यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हो, अपना बैग खोल के दिखाओ। और उन्हें जो फोटो मिला है उन्हीं से उन्हें पता चलता है कि ये तो मोस्ट वांटेड सिक्कू है। तारा और राना जैसे ही उस रेस्टोरेंट से निकलते हैं उस रेस्टोरेंट में जोरदार धमाका होता है। इमरान और शोएब को पकड़ने के लिए कबीर और उसकी टीम पहुंच जाती है और मुठभेड़ में नफीसा के पापा सईद मारे जाते हैं। इमरान और शोएब जान बचाकर भागते हैं और कबीर उनके पीछे पीछे, और आखिर में वो दोनों फंस जाते हैं और कबीर उन्हें बहुत मारता है। सिक्कू पुलिस के चंगुल से भाग निकलता है और राना उसके बैग तक पहुंच जाता है। तारा सिक्कू का पीछा करती है और राना उस बैग को पानी में फेंक देता है और तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जरार रेलवे स्टेशन पहुंच गया था वहां से निकलने के लिए और 6 बजने ही वाले थे, लेकिन उसका साथी सिक्कू वहां पहुंचा ही नहीं। पुलिस से मुठभेड़ में सिक्कू को मार गिराया जाता है और जरार ट्रेन पर चढ़ता है और वो सिक्कू को ढूंढ रहा था, लेकिन उनैजा इशारों में उसे कह देती है कि वो नहीं रहा। इमरान और शोएब से बातें करने पर उन सभी को पता चलता है कि जरार सईद का दामाद है और वो सभी शहीद के घर पहुंच जाते हैं और पूरे परिवार वालों को उठा लेते हैं। और ये सब कुछ नफीसा का भाई मोइन छुप कर देख रहा था जब पुलिस वाले उसकी माँ को ले जाते हैं और पीछे से वहाँ जरार पहुंच जाता है। अब कानपुर में हम एक आदमी को देखते हैं जो टीवी पर न्यूज देख रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि गोवा बम धमाके के पीछे जो था उसे मार गिराया गया है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी आदमी का बेटा सिक्कू है। वो बहुत उदास हो जाता है और पुलिस को कॉल करके बता देता है कि सिक्कू उसी का बेटा था। एक फ्लैशबैक में देखते हैं जब जरार अपने अंकल और सिक्कू के साथ फिल्म देखने के लिए गया था, तभी बाहर दंगा शुरू हो जाता है और सिक्कू के पापा उन सभी को लेने के लिए आते हैं और दंगे में सभी लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और इस भयानक मंजर को देखकर वो दोनों बच्चे बहुत डर गए थे। आखिर में वो लोग एक महफूज जगह पहुंच जाते हैं और सिक्कू के पापा जरार के अंकल नासिर से कहते हैं कि फैक्ट्री में कुछ जरूरी कागजात है, वो जैसे भी हो लेकर आना होगा। नासिर जाते जाते जरार से कहते हैं कि वो जल्द ही आ जाएंगे, लेकिन फैक्ट्री में आग लग जाती है जिसमें जरार के अंकल नासिर जल के मर जाते हैं। उसके बाद से जरार सिक्कू के परिवार के साथ ही रहने लगता है, लेकिन उसे किसी भी चीज में मन नहीं लगता। हम एक दिन देखते हैं मदरसे में वो पहुंच जाता है जहां रफीक बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन क्लास होने के बाद भी जरार वहीं बैठे रहता था। रफीक उसे हर दिन अकेला बैठा हुआ नोटिस करते हैं और एक दिन रफीक उससे बात करते हैं। जरार कहता है कि मुझे आपकी कही गई बातें काफी अच्छी लगती है। रफीक जरार के पापा अंसारी को थोड़े बहुत पहचानते थे और रफीक उसे बताते हैं कि तुम्हारे अंकल नासिर भी मस्जिद आया करते थे मुझे सुनने के लिए, क्योंकि उन्हें भी तुम्हारी तरह मेरी बातें काफी अच्छी लगती थी। वो कमजोर थे इसीलिए उन्हें मार दिया गया। लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत कमजोर हैं। जरार कहता है लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ। प्रेजेंट में कबीर अपनी माँ को कॉल करके बताता है कि 22 साल का लड़का मारा गया। पता नहीं आखिर इतने कम उम्र के लड़के मजहब के नाम पर भटक कैसे जाते हैं। सिक्कू के पापा मम्मी आकर अपने बेटे के बॉडी को देखते हैं और अपने मरे हुए बेटे को देखकर वो रोने लगते हैं। वो बाहर आकर कबीर से कहते हैं कि जरार और सिक्कू ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, वो तो बहुत अच्छे बच्चे थे। कबीर पूछता है तो फिर आखिर ये सब हुआ कैसे। वो कहते हैं कि सियासत ने उनके मन में नफरत की आग भर दी, इसलिए हम लोगों ने उन दोनों से बहुत साल पहले ही रिश्ते नाते तोड़ दिए। सिक्कू की माँ कहती है कि हमें कोई बॉडी नहीं चाहिए, ये लोग तो हमारे लिए कब के मर चुके हैं, इन्होंने हमारे साथ क्या देश के साथ धोखा किया है। तारा नफीसा की माँ को इंट्रोगेट करती है और वो भी बताती है कि हैदर मतलब के जरार उसका दामाद है, और पूछने पर वो औरत बता देती है कि शादी करने के बाद जरार और नफीसा दरभंगा शिफ्ट हो गए थे। इसके बाद पूरी पुलिस फोर्स दरभंगा पहुंच जाती है और नफीसा से वो लोग पूछते हैं कि उसका पति कहाँ है, लेकिन वहां उन्हें जरार नहीं मिलता और नफीसा कहती है कि वो अगले हफ्ते आएंगे और वो किसी काम से चेन्नई गए हैं। लेकिन कबीर उसे बता देता है कि तुम्हारा पति टेररिस्ट है, उसने कई मासूमों की जान ली है। ये सब बातें नफीसा को बकवास लग रही थी, लेकिन कबीर उसे बता देता है कि तुम्हारे अब्बू जरार का साथ दे रहे थे और गोवा में जो बम धमाका हुआ उन दोनों ने मिलकर सब कुछ प्लान किया था। नफीसा अपनी माँ से बात करती है और अपनी माँ से उसे पता चलता है कि उसके अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुंदरबन में हम सलामत नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक अंधेरे घर में घुसता है और एक आदमी से कहता है कि यहाँ से बॉर्डर पार करवाने का जिम्मा उसका, और वो दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि जरार था। वो दोनों बॉर्डर तक जाने के लिए निकलते हैं और सलामत अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जरार को नहीं बताता, लेकिन वो जरार से इतना कहता है कि उसने कई लोगों को बॉर्डर पार कराया है और उसे इतना समझ आ गया है कि जो लोग ऊपर वाले के नाम पर ज्ञान देते हैं वो बस रास्ता भटकाते हैं। फिर वो लोग
आगे बढ़ते हैं और उन्हें सामने एक आदमी दिखाई देता है और सलामत कहता है कि घबराने की बात नहीं है। उनके ही खेत में एक सुरंग है जिसके रास्ते हम बॉर्डर के उस पार निकलेंगे और उस बॉर्डर के उस पार इसी आदमी का भाई हमारा इंतजार करेगा। फिर आखिर में वो लोग सुरंग के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करते हैं और सलामत अपने रास्ते चला जाता है। आखिरकार बांग्लादेश पहुंचकर ज़रार रफीक भाई से मिलता है और रफीक उसे समझाता है कि वो लोग जंग के लिए निकले हैं और जंग में तो जाने जाती ही हैं। ज़रार कहता है कि इस सब में नफीसा की जान नहीं जा सकती और उसके बिना वो कहीं नहीं जाएगा। रफीक उसे समझाता है कि वो अब हमारे लिए खतरा बन चुकी है क्योंकि नफीसा पुलिस के कस्टडी में है। कबीर तारा को बताता है कि नफीसा प्रेग्नेंट है और उसके हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होते ही हम उसे दिल्ली लेकर जा सकते हैं। नर्स के भेस में उनैजा नफीसा से मिलने के लिए आती है और उसे कहती है तुम्हारे पति ने मुझे भेजा है, वो अभी ढाका में है। वो उसे हैदर मतलब कि ज़रार से बात कराती है और नफीसा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। हैदर उसे कहता है कि वो नफीसा और अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। नफीसा उसे पूछती है क्या तुम टेररिस्ट हो, क्या तुम इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करते हो। हैदर उसे कहता है कि तुम बाकियों की बातें मत सुनो, उनैजा जैसा कहती है वैसा ही करना। उनैजा नफीसा से कहती है हॉस्पिटल के बाहर एक लाल गाड़ी खड़ी है जिससे वो कोलकाता जा सकती है और वही आदमी तुम्हें ढाका तक लेकर जाएगा। उनैजा बाहर पहरा दे रहे पुलिस ऑफिसर को अंदर बुलाती है और उस पर हमला करके उसे मार डालती है, जिसके बाद वो नफीसा को लेकर बाहर निकलती है। तभी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ नफीसा का एक आदमी बंदूक निकालकर पुलिस पर गोली चलाता है। आवाज सुनकर कबीर और तारा अंदर आते हैं और अंदर गन फाइट शुरू हो जाती है। नफीसा निकल चुकी थी और कबीर और तारा उनैजा पर गोली चला रहे थे। आखिर में कबीर नफीसा के पीछे जाता है और तारा उनैजा के सिर के बीचों बीच गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। नफीसा कबीर से छुपकर बैठी हुई थी लेकिन तभी उसकी नजर जाती है टीवी पर जहां ज़रार और सिक्कू के बारे में बताया जा रहा था और सिक्कू के पापा कह देते हैं कि उन्होंने अपने बेटों को बहुत साल पहले ही घर से निकाल दिया था। मतलब कि ज़रार ने नफीसा से जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ झूठ था। इसलिए नफीसा कबीर के पास जाती है और कह देती है कि वो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती और वो किसी भी सजा के लिए तैयार है। और वो कबीर को बता देती है कि उसका पति ढाका में छुपा हुआ है और हॉस्पिटल के बाहर एक लाल गाड़ी उसका इंतजार कर रही है। कबीर इस बारे में तारा को बताता है लेकिन तारा कहती है कि किसी दूसरे देश में जाकर मिशन को कामयाब बनाना बहुत मुश्किल है, इसमें हमें रॉ को भी शामिल करना होगा। होम मिनिस्ट्री हमें इसकी परमिशन नहीं देगी। जयदीप के वजह से कबीर और तारा नफीसा को लेकर बांग्लादेश के लिए जाने का प्लान करते हैं। उनके पास वो आदमी भी था जो नफीसा को लेकर बांग्लादेश जाने वाला था। उस आदमी को रफीक कॉल करता है और घबराते हुए वो रफीक से कह देता है कि वो लोग कुछ घंटे में पहुंच जाएंगे। रफीक ज़रार से कह देता है कि नफीसा के आते ही तुम लोग यहाँ से ईरान के लिए निकल जाना। दोनों के लिए पासपोर्ट रेडी थे और आखिर में वो सभी दिल्ली पहुंच जाते हैं और उस आदमी को फिर से रफीक का कॉल आता है और हैदर नफीसा से बात करता है और उसे अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहता है। दिल्ली पहुंचकर तारा और कबीर होम मिनिस्टर से अपने इस मिशन को कैरी आउट करने के बारे में बात करते हैं और तारा बताती है कि 2 साल के बाद ज़रार उनके हाथ आया है, ये बहुत अच्छा मौका है। लेकिन मिनिस्टर कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा मौका नहीं है। कबीर कहता है कि एक आदमी ने इतने सारे सीरियल ब्लास्ट किए और वो दूसरे देश भाग जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते, ये देश के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है। मिनिस्टर कहते हैं कि ये कोवर्ट ऑपरेशन होना चाहिए, कुछ भी गलत होगा तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। और वो पूछते हैं कि प्लान क्या है और वो तीनों बताने लगते हैं कि कैसे वो ढाका के स्टेशन से ज़रार को उठा लेंगे। मीटिंग हो जाने के बाद जयदीप उन दोनों को बताते हैं कि रॉ का एक आदमी उनका ढाका में इंतजार कर रहा होगा जो कि उनकी मदद कर देगा। कबीर सोचता है कि आखिर ये एजेंट होगा कौन। तारा कहती है कि IPS ट्रेनिंग के समय वो लोग 3 लोग थे, तारा, विक्रम और जगताप। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जगताप को जो ढाका में था। वैसे एक सवाल है कि यहाँ सब कुछ इतना पीला क्यों है। ज़रार को लग रहा है कि उसकी पत्नी मैत्री एक्सप्रेस से ढाका पहुंचने वाली है, इसलिए नफीसा कह देती है कि वो 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएगी। लेकिन वो तो अभी भी दिल्ली में ही है क्योंकि ज़रार को पकड़ने के लिए कबीर और राणा प्लेन से ढाका पहुंच जाते हैं। सब कुछ तो ठीक है लेकिन हर चीज इतना पीला पीला क्यों है। और उन दोनों को वहाँ पर जगताप मिल जाता है जो एक रॉ एजेंट है। फिर जाकर जगताप थोड़ी देर के लिए तारा से बात करता है और जगताप दोनों को अपने टैक्सी में बैठाता है और उन्हें हथियार देता है और वो लोग रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। ज़रार स्टेशन पहुंच चुका था तो वहीं वो तीनों स्टेशन के बाहर पहुंच चुके थे। ज़रार अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है लेकिन वो नफीसा को कहीं नहीं ढूंढ पाता। तभी उसकी नजर जाती है सामने कबीर पर और वहां राणा भी था। सभी अपना बंदूक निकाल लेते हैं लेकिन जयदीप ने कहा था मिशन को कोवर्ट रखने के लिए। वैसे भी सीनियर की बात को कौन मानता है। अब पुलिस और आतंकवादी में गन फाइट शुरू हो जाती है और रफीक बाहर से आवाज सुन लेता है और अंदर आता है और ज़रार को बताता है कि नफीसा पुलिस से मिल चुकी है। कबीर ज़रार के पीछे जाता
जाता है और राणा और जगताप बाकी जरार के लोगों को संभालते हैं और फिर कबीर मोस्ट वांटेड आतंकवादी जरार का पीछा करता है और वो भी गाड़ी से, और सामने कौन आता है फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि उन्हें सीनियर की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मिशन को कोवर्ट रखने के लिए कहा गया था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और गाड़ी को भगाते हैं और एक दूसरे के गाड़ी को ठोक देते हैं, जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है खिलौनों की तरह। गाड़ी से बाहर दोनों निकलते हैं और फिर दोनों भागने लगते हैं, तो गाड़ी ठोकने की क्या जरूरत। फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और सब कुछ तोड़ डालते हैं, किसी की दुकान, किसी की छत, सारे सब्जी बर्बाद। और कबीर जरार को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे बाल्टी से बहुत पीटता है और कुछ सेकंड में ही वो बाल्टी टूट जाता है क्योंकि वो लो क्वालिटी का था। इससे पहले कि कबीर जरार को मार देता, वहां पर जगताप और राणा पहुंच जाते हैं कबीर को रोकने के लिए और आखिर में वो लोग जरार को पकड़ के वहां से निकलते हैं। कोवर्ट ऑपरेशन ना रखने के वजह से भगदड़ की खबर बांग्लादेशी इंटेलिजेंस तक पहुंच जाती है। इसीलिए कहा जाता है सीनियर की बात मानो। प्राइम मिनिस्टर अपने एजेंट्स को ऑर्डर देती है कि ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हमारे हाथ लगना चाहिए, ना कि इंडिया के, और उन्हें वापस जाने मत देना। अब रात हो जाती है और कबीर और राणा और जगताप जरार को लेकर सेफ हाउस तक पहुंच जाते हैं और उन्हें प्रॉब्लम लग रही है कि बांग्लादेशी इंटेलिजेंस उन्हें ढूंढने की जरूर कोशिश करेगी और उन्हें अब बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत होगी। जरार उनके सामने कबूल करने लगता है कि ब्लास्ट के पीछे उसी का हाथ था और उसने ये सब क्यों किया होगा। कहता है इसका अंदाजा तो आपको पहले ही लग चुका होगा। वो कबीर से पूछता है कि वो भी एक मुसलमान है, तो वो अपने लोगों पर जुल्म होता देखकर उसे रात में नींद कैसे आती है। कबीर उसे पूछता है कि इस्लाम तेरे बाप का है क्या, तू इस्लाम का ठेकेदार है। तुम जैसे लोग सिर्फ मजहब की आड़ में अपना गुस्सा निकालते हो, खूनी हो तुम लोग। जरार कहने लगता है कि बचपन में उसके साथ क्या क्या हुआ, उसके अंकल को कैसे मार दिया गया। कबीर कहता है कि हमला करने वाले भी तुझ जैसों की तरह बेवकूफ है। तुझ जैसे बेवकूफ को समझाने के लिए और बड़ा बेवकूफ जैसे कि रफीक भाई सामने आ जाते हैं और वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे। तभी होम मिनिस्ट्री से श्रीनिवासन जगताप को कॉल करके बताते हैं कि बीएसएफ बॉर्डर क्रॉस करने में उनकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन बांग्लादेशी इंटेलिजेंस उनका कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी उन लोगों को ट्रैक कर सकते हैं। वो लोग जैसे ही वहां से निकलते हैं उनके पीछे बांग्लादेशी पुलिस पड़ जाती है। बीएसएफ को ऑर्डर दिया जाता है गेट खोलने के लिए और गेट खुलते ही वो तीनों जरार को लेकर इंडिया की जमीन तक पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश की पुलिस खड़ी की खड़ी रह जाती है। कबीर श्रुति को कॉल करके कह देता है और उसे बताता है कि उन्होंने उस आतंकवादी को पकड़ लिया जिसने विक्रम को मारा था। कबीर को वापस देखकर तारा बहुत खुश थी और वहां वो अपने पुराने दोस्त जगताप को भी गले लगाती है। आखिर में वो सभी जरार से इंट्रोगेट करते हैं और जरार कहता है कि नफीसा और उसकी माँ को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वो दोनों बेकसूर हैं। तारा उसे कहती है जिन लोगों को तूने मारा वो बेकसूर नहीं थे। तारा उसकी बात नफीसा से कराती और नफीसा उसे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जरार कहता है तुम नहीं समझोगी। नफीसा कहती है ये मत कहना कि तुमने इस्लाम के लिए सब किया, अगर सच्चा मुसलमान को देखना चाहते हो तो वो तुम्हारे सामने ही खड़ा होगा। अब वो कबीर की बात कर रही थी जो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार है। जरार उसे माफी मांगता है और कहता है कि उसने नफीसा से सच्चा प्यार किया है, लेकिन नफीसा गुस्से में फोन काट देती है और इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को पकड़ने के बाद जगताप कहता है कि अब उन लोगों को पार्टी करनी चाहिए, लेकिन कबीर कहता है कि ये तो जंग की शुरुआत है, जंग अभी भी बाकी है। जगताप को खबर मिलती है कि रफी को काठमांडू में देखा गया है और वो कबीर की बात को सच कहता है कि जंग की तो ये बस शुरुआत है, जंग जीतना भी बाकी है। और इसी के साथ इंडियन पुलिस फोर्स यहीं पर खत्म होती है। आई होप कि इसका सीजन 2 ना आए। खैर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।